नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही जो आपकी एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए समर्पित है, या कहें मेरी उन बहनों के लिए समर्पित है जो गृहिणी या कहें हाउस वाइफ हैं, उन बहनों के लिए विशेषकर आज का ये वीडियो रहने वाला है। बेसिकली ये वीडियो लेंथी हो सकता है, साथ ही अगर मैं आपसे निवेदन करूंगा जिसे लगता है कि इस वीडियो में मुझे बरकरार रहना चाहिए, अब पूर्व से लेकर अंत तक मुझे बने रहना चाहिए, तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग बने रहें। जो नहीं देखना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको स्किप करके दूसरी वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक को शुरू करने से पूर्व चंद लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों, जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इस चीज को गांठ पाड़ लीजिए। देखिए दोस्तों, सफलता की जब हम बात करते हैं तो सफलता 6 चीजों की मोहताज होती है, 6 चीजों की उम्मीद करती है हमसे। वो 6 चीजें क्या होती है, जिन 6 चीजों को करने से हमें क्या होती है, सफलता हमारे पास आ जाती है, सफलता के हम करीब चले जाते हैं। तो जो 6 चीजें हैं, यदि जिस व्यक्ति ने इन 6 चीजों पर फोकस किया होगा, निश्चित रूप में वो एलटी में सिलेक्शन पाएगा। पहला है कि कड़ी मेहनत, बलिदान, संघर्ष, विश्वास, धैर्य और जुनून। जिस बच्चे ने इन 6 तत्वों को समाहित करके अपने साथ लेके चला होगा तो निश्चित रूप में वो सिलेक्शन पाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कि परीक्षा के मात्र 30 दिनों में क्या करें जिससे कि हमारी जो एलटी भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो बहुत शानदार तरीके से चला जाए, जिसमें हमारी 100% सिलेक्शन होने की उम्मीद हमारी बढ़ जाए। ऐसा क्या करें? आप सभी को पता है कि जिस प्रकार आपको ये ज्ञात था कि जून में इसका पेपर होना जा रहा था, कि उसके बाद ये आया कि इसका जो डेट चेंज हुई वो आपके 18 अगस्त को चलेगी। जिस रिदम में पूर्व में जो बच्चे लगे पड़े थे, जिस शानदार तरीके से जो बच्चों की तैयारी चल रही थी, तो जैसे ही डेट बढ़ी स्वतः ही उनके अंदर आत्मा से एक आवाज आई कि अभी ये परीक्षा भी बहुत दूर है, चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। जिस रिदम के साथ, जिस गति के साथ आप लोग पूर्व में अपने आप को लेकर चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस गति में विराम लगा। तो विराम क्यों लगा? वो आपके मस्तिष्क में एक चीज ये आ गई कि यार अभी तो पेपर बहुत दूर है, चलिए 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बचे हैं, हम कर लेंगे। तो इस उम्मीद में क्या थे हम लोग थे, और स्वतः ही उसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई में उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। अब समावेशी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि बहुत दफे मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं मेरी बहनों द्वारा, बेसिकली जितने भी गृहिणी बहनें हैं उन बहनों के सामने की बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि मैं पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, जितना मिल पा रहा है हम कर रहे हैं, उसके उपरांत भी हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो अन्य विषयों का हो। और साथ ही फर्स्ट पेपर में बहुत सी बहनों का या भाइयों का भी ये शिकायत रही थी कि जो हमारा जो फर्स्ट पेपर है हमने नोट्स तो बना लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, जब रिवीजन कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क से क्या हो रही, गुड़ गोबर हो जा रही है, या कहीं हमारे सामने क्या है जो अंबार किस चीज़ का लग गया है, जो कन्फ्यूज हम हो गए हैं, प्रश्नों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने आ रही है। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या रहा, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हम अभी जो फोकस रखेंगे कि अब जो आज से अगर हम बात करें 30 दिन आपके क्या है परीक्षा के बच गए। बेसिकली अगर ये लेके चलिए कि 30 दिन भी नहीं लेके चलिए कि आपके 29 दिन आपके बच गए, क्योंकि 30वें दिन आपका क्या होगा, पेपर होगा। तो दोस्तों, आप किस रणनीति के साथ हमें यहाँ पर अपने आप को ले जाना है जिससे कि हम इस पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली किन किन चीज़ों पे हमें फोकस रखना है उस पर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि जो आपका जो पेपर है वो 2 हिस्सों में क्या है विभाजित हुआ है वर्तमान समय में। जैसे कि आपको ये भी ज्ञात है कि जो पहला
जो पेपर है वो आपका सीडीपी से रिलेटेड है और दूसरा आपका विषय वार है, इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखिए फर्स्ट पेपर में अब हमें क्या करना है कि जो 30 दिनों के अंतर्गत हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए और अच्छे तरीके से हमारा प्रश्न हल हो जाए। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम क्या करें, अभी की अगर मैं बात करूं 1 महीना बचा है तो ओवरऑल एक सरसरी निगाह, अगर मैं कहूँ सरसरी निगाह कैसे करिए, 10 दिन का समय बाद दीजिए। 10 दिन के अंतर्गत मुझे पूरी तरीके से इसको रिवीजन कर देना है। पहला जो यूनिट है उसको मैंने क्या करना है, या 1 सप्ताह का समय दीजिए कि 1 सप्ताह में मुझे पूरी तरीके से इसको क्या कंप्लीट कर देना है। किन किन टॉपिकों में सर्वाधिक रूप में आपको फोकस रखना है, ठीक है। आपने ओवरली सभी टॉपिक क्या है महत्वपूर्ण है। बेसिकली अगर मैं कहूँ अब क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं तो सर्वाधिक रूप में आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो फोकस इन टॉपिकों पर बनाए जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो प्रथम पेपर है, प्रथम पेपर की अगर मैं बात करूँ, जो यूनिट प्रथम है, जैसे आपको पता है कि यूनिट जो फर्स्ट है उसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो आपके पहला यूनिट है 30 नंबर का और दूसरा यूनिट है आपकी क्या है 20 नंबर का विभाजित किया गया। जो प्रथम यूनिट है, प्रथम यूनिट की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक इसको अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर लिखा है अति महत्वपूर्ण। इस पे बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करके आप लोगों को चलना होगा। यहाँ से साराधिक नंबर आपके बनेंगे। जितने भी फिलोसफर हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, या कहें जितने भी यहाँ पर से शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जाएंगी तो साराधिक रूप में यहीं से पूछी जाएंगी फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओवरऑल मैं फिर से कह रहा हूँ कि सभी चीजें महत्वपूर्ण है। जो अभी की दृष्टिकोण से जो 30 दिनों में हमें क्या करना है, जिन पे फोकस करना है। पहला जो है आपका जो है कि प्रथम यूनिट का पहला यूनिट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते हैं जो सबसे ज्यादा जिस पे आपको फोकस रखना है, या कहें यहाँ से साराधिक रूप में, इसको तो आप घोट कर पी जाइए जैसे तैसे जो भी करना है। तो 5वीं यूनिट अगर मैं बात करूं, 5वीं यूनिट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ ये है जहां से आपके साराधिक नंबर पूछे जाएंगे। आपके जितने भी आयोग हैं, चाहे वो आपके शिक्षा से रिलेटेड जितने भी हैं, वो सारी चीजें यहाँ से पूछी जाएंगी, ठीक है। कब क्या हुआ, कौन सी समय में कौन सी चीज घटित हुई, यहाँ पर आपके क्या होंगे, जो सन दिए रहेंगे, आपके ईयर दिए रहेंगे, यहाँ पर साराधिक रूप में ये आपका है। उसके बाद जो आता है वो आपका जो महत्वपूर्ण है वो आपका क्या है, चतुर्थ वाला जो आपका जो टॉपिक है वो आपके लिए साराधिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आप देखिएगा द्वितीय जो आपकी यूनिट है, द्वितीय यूनिट से आपके अगर मैं कहूँ जो यहाँ पर आपके बाल शिक्षण से रिलेटेड जो भी है, आपकी शिक्षा से संबंधित है, अधिगम से रिलेटेड, तो यहाँ पर से ये पूछा जाएगा, तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। और देखिए जो तकनीक वाली है, अगर यहाँ पर अगर आपको नहीं भी आ रहा है, जितना आपने पढ़ लिया है उतना सफिशिएंट है, आपने पढ़ा है, साथ ही आप इसको रिकॉल भी करोगे तो बेसिकली ये भी थोड़ा सा ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओवरऑल फर्स्ट और आपके 5 और दूसरी और चौथी से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जो सर्वाधिक बनेंगे पहला, दूसरा और 5वां, यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। आपको मैं बता दूं जो आपके तार्किक परीक्षण और जो जीके संबंधित है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए जो यूनिट फर्स्ट है उसमें अगर मैं कहूँ जो आपके जो दिए रहते हैं ना, जैसे खाने दिए रहते हैं कि इसमें कितने वृत्त हैं, इसमें कितने ये हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, जो चित्र मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते थे, इसमें कितने वर्ग हैं, कितने हैं, या आने वाले, तो इसमें आपने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा होगा और साथ ही अभी आपने देखा होगा। और साराधिक रूप में जो महत्वपूर्ण इस यूनिट का जो महत्वपूर्ण है वो आपका क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर इसके बनेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा इस तार्किक परीक्षण ज़्यादातर क्वेश्चन अगर नहीं भी कर पाओगे तो जो आपका ये दिया रहेगा, जो क्या बोलते हैं आपका जो चित्र से ग्राफिक से रिलेटेड ये रहेगा, और कोडिंग और डिकोडिंग, और ध्यान में रख लीजिएगा। और आपको दिया जाएगा कि ABCD जो इस प्रकार से दिया जाएगा, ये पद कौन सा है, पद का कौन से नंबर पे बैठा है, तो ये इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड की बेसिकली आपको नॉलेज हो गई है, आपने पढ़ाई है, तो उसको ज़्यादा क्या है आपके 5 नंबर का आना है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि अब जो बेसिकली जितना आपने उत्तराखंड पढ़ लिया ठीक है, अब उत्तराखंड के सिर्फ आप मॉक टेस्ट करिएगा, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप उत्तराखंड और भारत को पढ़ो। तो बेसिकली उत्तराखंड का 5 नंबर का प्रश्न आएगा और 5 नंबर के
आपके भारत से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो 5 में से 1-2 नंबर आप तो ले आओगे। साथ ही भारत की अगर मैं बात करूँ 5 में से 1 नंबर या 2 नंबर तो आ जाएंगे। तो बेसिकली इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और बात करूँ जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या करना है, क्योंकि द्वितीय जो पेपर है वो विषयवार ये टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हर किसी का क्या है सब्जेक्ट अलग अलग है। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी की होगी। बहुत सी बहनों का, जिन भाइयों का भी मुझे फ़ोन आया था कि सर हमारा जो पेपर है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी ज़्यादा कमांड नहीं हो पा रही। जैसे कि साइंस वाले बच्चों द्वारा कहा गया था कि जो आपका जूलॉजी का और बॉटनी जैसे जो सब्जेक्ट है, बायो का, केमिस्ट्री का, वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। बेसिकली मैंने भी देखा था, बहुत ही ज़्यादा वो व्यापक सब्जेक्ट दिया हुआ है। ओवरऑल ये लेके चलिए कि आप इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा, जो आपका जो सिलेबस दिया है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कह सकता हूँ, कुछ 2% अनुमान आएंगे, मगर 5 से 6% जो पेपर होंगे आउट ऑफ सिलेबस आएंगे। बेसिकली आपका, क्योंकि जो साइंस वाले हैं बच्चे वो उस चीज़ को भली भांति आपने अपना जो सब्जेक्ट देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडली है या कहीं व्यापक है। वो सब्जेक्ट को थोड़ा कम करना चाहिए था। वो आपका 2 महीने 3 महीने में भी वो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो नहीं सकता है। तो अब आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ लिया है अब आपको सिर्फ मॉक टेस्टों पर सारांश रूप में फोकस रखना है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली जो आपके 15 दिन अगर मैं कहूँ जब बच जाते हैं पेपर के, तो अब क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट ही करना है। लगातार आपको जितने भी हो सकते हैं मॉक टेस्ट खरीद लाइए बाजार से, चाहे वो आपके अभियंत्रिकी की हो, उपकार की हो, कोई भी प्रकाशन की हो। तो लगातार क्या करिए, आप टेस्ट सीरीजों को आप करते हुए चलिएगा और एक समय निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इतने घंटे में इस पेपर को हल करना है। ठीक है, अब बात आती है, तो ये तो है। अब देखिए जो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो कितने में सिलेक्शन हो सकता है। देखिए आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो 50 नंबर का आपका जो क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, 40 से 35 के बीच में आपको स्कोर करना ही है। इससे नीचे बिल्कुल भी स्कोर अगर रहता है तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है। इस चीज़ को गार्ड पा लीजिए। 35 to 40 के बीच में आपका रेशियो रखना ही रखना है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं, जैसे कि आज आपने पीसीएस का पेपर देखा होगा, उससे पूर्व जैसे आबकारी विभाग का देखा होगा, बहुत ढेर सारे ऐसे पेपर हुए हैं जिसमें हमने उस पेपर को अगर आकलन करें तो आयोग कुछ डिफरेंट तरीके से पेपर को बना रहा है। दोस्तों आप लोगों ने, अगर मैं बात करूं, जो अपने समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुके हैं, जैसे अभी हरेला आया था, हरेले को भी आपने धूमधाम से मनाया, तब भी आपने तीज त्योहार में आपका ध्यान तो तीज त्योहारों में, शादी विवाहों में लगा है। और कुछ ही ऐसे बिल्ले बच्चे होंगे जो इस परीक्षा की नियमित रूप में तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसा ना करें। अब आपको ना तीज त्योहार, ना कुछ का बर्थडे, ना किसी का सड्डे, कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक ध्यान केंद्रित करके रखना है, या बस एक गोल को फिक्स कर देना है कि मुझे इस गोल को दागना ही है। बस मैं यहाँ पर इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, जैसे तैसे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जिस दिन आप प्रण ठान लोगे तो तब जाके यहाँ पर होगा। तो बेसिकली आप, मैंने बता दिया है कि आप कितने में रहोगे, 30 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में आपको रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज लिखी हुई है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं। मैंने पहले पूर्व में भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको एक संकेत दे रहा हूँ। ठीक है, क्या 18 अगस्त को क्या आपकी परीक्षा होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि हमें दुविधा में क्यों डाल रहे हो। तो बेसिकली अब आप अपना जो फोकस रखिए 18 अगस्त को ही लेके चलेगा। संभावनाएं हैं, अगर मैं कहूँ, जो आपका जो पेपर होने की अब जो उम्मीद है वो आपका जो 18 अगस्त में है, वो आपके कितने हैं, 70% आपके क्या है जो पेपर हो सकता है, और 25% यहाँ पर क्या है पेपर नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो पेपर की जो डेट जाएगी आपकी, वो आपके सितंबर टू अक्टूबर के बीच के मध्य में आपका ये पेपर हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इस समय आपका ये पेपर हो सकता है। और ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है, बेसिकली अभी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था तो उनको मैंने बता दिया है। तो अभी इस चीज़ पर आप क्या करें, ध्यान केंद्रित ना करें, जिससे कि आपको क्या होगा, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो जिससे कि आपको क्या हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप अपना ध्यान केंद्रित रखें सिर्फ पढ़ाई पे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है,
रणनीति कैसे बनाएं और कितने घंटे हमें इस परीक्षा के लिए अभी हमें देने होंगे। देखिए बहुत से बच्चों का मेरे पास ये भी फ़ोन आया था कि सर हमें जो हम पढ़ रहे हैं हमें याद नहीं हो रहा है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो अब हम क्या करें, किस तरीके से अपनी तैयारी करें। तो इस पे विशेषकर मुझे बहुत से बच्चों द्वारा बार बार इससे कहा गया था। तो अब ये देखिए कि जो हम गलती कहाँ कर रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम गलती कहाँ करें जिससे कि हमें याद नहीं हो रहा है। बेसिकली अब तो समय जा चुका है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी जो आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं अगर आप दिन रात एक करते हो तो निश्चित रूप में हो जाएगा। देखिए किताब पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा जो ध्यान है केवल किताबों में ना होकर कहीं अन्यतर जगहों पर है, ठीक है। हमारा जो मन है वो हमारे बस में है ही नहीं। हमारा जो बेसिकली हम है ना, हमारा जो कंट्रोल है, हमारे शरीर में अपना कंट्रोल है ही नहीं, तो हम कहाँ से निकालेंगे पेपर। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे होंगे तो ये आपका दिमाग कहीं इधर उधर अन्यथा जगहों में जाकर पढ़ाई में बहुत कम आपका ध्यान केंद्रित हो रहा होगा, ठीक है। और किताब और भाषा पसंद करने की सहूलियत को ध्यान में आपने नहीं रखा, क्योंकि आपने पहले देखा कि किताब मुझे कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन सा भाषा को सुनना है, किससे मुझे सहूलियत हो रही है, इंग्लिश में हो रही है, हिंदी में हो रही है। और भाषा अगर जो किताब लाए हो, ऐसी किताब लाए हो जिससे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी किताबों का चयन करना है, पहले तो वहाँ गलती कर गए। और देखिए आप लोगों ने क्या करा, अब आप बिल्कुल भी ये चीज़ मत करिएगा कि जो क्षमता है ना आपकी पढ़ने की, उस क्षमता से अधिक बिल्कुल मत पढ़िए। देखिए होता है ना कि हम लगातार 12 घंटे या 10 घंटे पढ़ लें, मगर आपकी शरीर की भी एक क्षमता होती है, उस क्षमता को अगर आप ज़्यादा पुश करोगे तो जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपकी क्या होगी, गुड़ गोबर हो जाएगी, याद रखिएगा। और समझने के लिए क्या करें, समझने के लिए नहीं बल्कि आप क्या कर रहे थे पूर्व में। देखिए आपने जब तक अगर मैं कहूँ कि हमने गलती कहाँ करे, समझने के लिए नहीं बल्कि आपने क्या करा, पढ़ने के लिए ही आप पढ़ते रहे। आप समझे नहीं किसी टॉपिक को, अगर आपने मान लीजिए कोई टॉपिक उठाए, आपने उसे समझा ही नहीं, सिर्फ आप पढ़ते रहे कि हाँ मुझे बेसिकली अनुमान जितने भी बच्चे हैं उन्होंने कहा चलो मुझे मेरा जो कोर्स है, जो मेरा ये सिलेबस दिया उस सिलेबस को मुझे कंप्लीट करना है, बस पढ़ते गए मगर पढ़ने से नहीं हुआ। आपने समझने की कोशिश ही नहीं करी, आप सिर्फ पढ़ते ही चले गए। और आपने क्या करा, जिसमें आप किताब पढ़ रहे थे, जिन शब्दों का अर्थ नहीं जानते थे उन्हें जानने की कोशिश ही नहीं करी, बल्कि उनके क्या कर दिया, आपने नज़रअंदाज करते हुए आप क्या हुए, आगे को निरंतर बढ़ते हुए चले गए। अब देखिए, अब बेसिकली अब मैं बताऊं आपको, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे दो तरीके होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब वो क्या तरीके होते हैं, देखिए एक तरीका होता है एक्टिव और पैसिव करके दो तरीके होते हैं, जिसे हम कहते हैं सक्रिय और निष्क्रिय तौर पे दो तरीके होते हैं हमने पढ़ने के लिए। अब देखिए किसी विषय को ध्यान से पढ़ते हैं, जब तक कोई शब्द या पंक्ति समझ में नहीं आती है तो उसको क्या करें, आप दोबारा पढ़ें और समझने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से बार बार दोहराने से जो याद करने की जो क्षमता हमारी क्या हो जाती है, बढ़ती है। जैसे कि अगर हम देखें बच्चे जब पाठ याद करते हैं तो वो एक्टिव रीडिंग के इस्तेमाल करते हैं, कहने का मतलब सक्रिय जो क्रिया होती है उस क्रिया का क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से जब रिविजन करते हैं या रीडिंग करते हैं तो ये रीडिंग का एक हिस्सा बन जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, सक्रिय एक्टिव या कहें सक्रिय रीडिंग के रूप में हम इसको जानते हैं। तो इसी को याद रखें। और जबकि हम क्या करते हैं, किसी किताब को या विषय को महज क्या करते हैं, एक नज़र डालते हैं और पढ़ते हुए चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, निष्क्रिय क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और निष्क्रिय अध्ययन क्रिया कहा जाता है उसको, यानी कि हमने बारीकी से नहीं पढ़ते। और जबकि जो शब्द हैं या पंक्तियां हैं उनको समझने की हमने कोशिश, जो बड़े बड़े शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनको हमने समझने की कोशिश नहीं करी। हमने क्या करा, उन पंक्तियों को हमने छोड़ते हुए आगे को बढ़ते हुए चले गए। केवल किताब का जो विषय था, विषय जानना ही आपके लिए काफ़ी नहीं होता है कि आपने किस तरीके से उसे समझा, किस तरीके से उसे पढ़ा। और यही वजह होती है कि आपको याद नहीं हो पाता है। बेसिकली ये इसका क्या फॉल्ट होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली अगर मैं कहूँ, पहले आप समय सीमा तय कर ले कि कितना पढ़ना है। अब क्योंकि समय सीमा तय करने का तो अब समय नहीं है, बेसिकली मैंने आपको बताया, अभी जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए कह रहा हूँ कि पढ़ने की जो समय सीमा तय करनी है, लेकिन किताबों की नहीं बल्कि अपने ध्यान से पढ़ने की सीमा को तय करना है, याद रखिएगा। यदि तय कर लिया है तो एक हफ्ते के अंदर का पूरी किताब पढ़नी है तो उसको क्या करें, केवल पढ़ते हुए जाएंगे
और या सीखे हैं ये याद नहीं होगा तो याद रखिएगा। आप क्या करें, जब कोई चीज़ पढ़ते हो उसको टुकड़ों टुकड़ों में क्या करें पढ़ें। आप एक मान लीजिए मैंने कहा कि आप इसको 5 यूनिटों को क्या करें एक सप्ताह के अंदर का पढ़ें। आप ये नहीं कि आपने उठाया पढ़ते हुए चलिए, नहीं। आप क्या करें, रोज क्या करें 5-5 6-6 पन्ने क्या करें पढ़ते हुए चलिए, और तो ध्यान से उनको पढ़ें। और क्या होता है, पढ़ने की कोई जल्दीबाजी नहीं करें। और क्या करें, जब भी आपको कोई प्रश्न अगर कठिन लगता है उसको क्या है अंडरलाइन करते हुए आप चलिए, जिससे कि आपको समझने के लिए भी क्या होगी आसानी होगी, और ये तमाम चीज़ें आपके लिए समझ में कहीं ना कहीं ये आएंगी। ठीक है, आप देखिए आपकी जो रुचि के अनुसार आपने सब्जेक्ट चुने हैं या कहीं या नहीं, वो तमाम चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ये आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ, अब आपको कितने घंटे देने हैं इस परीक्षा के लिए, ठीक है, उस पर बेसिकली हम बात करेंगे। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ, अब आपको जो अपने घंटे देने हैं वो आपके 5 से 7 घंटे प्रतिदिन क्या है आपको इसके लिए तो देना ही है, क्योंकि जो आपकी 30 दिन जो बच गए हैं उसके लिए तो आपको क्या है 5 से 7 घंटे प्रतिदिन देने ही हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गृहिणी महिलाएं हैं, चाहे कोई अन्य है, आपको ये देना ही होगा। आपको थोड़ा सा अपने घर वालों से, अपने पति से या अपने सास ससुर से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, या फिर अपने मायके चले जाइए 1 महीने के लिए, वहाँ अपना आराम से पढ़िएगा। ठीक है, बच्चों से थोड़ा 1 महीने अगर दूर भी रह जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे 1 महीने आपके हस्बैंड देख भी लेंगे, आपके सास या मम्मी देख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं। 1 महीने आपके बच्चे स्कूल भी नहीं जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 महीने में आपकी क्या होगी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, जिससे कि आप क्या करोगे अपने परिवार का, अपने बच्चों का भी भविष्य कहीं ना कहीं उससे सवाल लोगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। ठीक है, अब रणनीति कैसे बनाएं, बेसिकली इस पर हम फोकस करेंगे। देखिए आप क्या करें, सुबह रात भर क्या करें, आप 10 मान लो आप 12:30 बजे तक पढ़ रहे हो। अगर 12:30 बजे तक आप पढ़ रहे हो तो एकदम 1 बजे तक भी अगर पढ़ रहे हो तो एकदम जितना भी पढ़ रहे हो ध्यान केंद्रित होकर पढ़िए। एक ऐसा स्थान चुन लीजिए जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल ना होता हो, आप एकाग्रचित्त होकर पढ़िए, आप पूरा ध्यान केंद्रित होकर उसको पढ़िएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा जब आप सुबह उठते हो तो सुबह ही क्या करें, सुबह जल्दी उठे। कहते हैं ना कि पहले हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो कहते थे कि जो आप सुबह सुबह जो उठते हैं, सुबह की भोर में जो पढ़ाई करते हैं तो वो जल्दी से हमें याद रहता है। वो ऐसा क्यों कहा गया, उसके पीछे भी रीजन है। देखिए जो भोर का जो समय होता है उस समय चारों तरफ वातावरण क्या होता है, शांत होता है, ना किसी तरीके की आवाज़ नहीं होती है। और जब इस प्रकार से कहीं पर ना कोई चिड़िया चहक रही है, ना कोई मोटर गाड़, कुछ भी नहीं चला, तो उस समय क्या होता है पूरा वातावरण क्या होता है पूरा शांत होता है। तो सुबह का पढ़ा हुआ हमें ज़्यादा समय तक हमें क्या होता है दीर्घकालीन समय तक वो याद रहता है, क्योंकि हम उसको ध्यान केंद्रित होकर पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा तो नहीं होता है कि हमारा ध्यान इधर उधर होता है। आप कोशिश कीजिएगा सुबह ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। और देखिए आप जो अपने घंटे दीजिए 5 से 7 घंटे नियमित रूप से दीजिए। और अब आप क्या करें, आप किताबों की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब आप क्या करें, सिर्फ प्रैक्टिस सेटों का ही यूज़ करेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो अरिहंत को, उपकार को, कोई भी हो। तो आप निर्धारित करें कि 2 घंटे का आपका समय दिया है, तो ये लेके चले कि 1-1 घंटा आप बांट दीजिए। 1 घंटा मुझे क्या करें, जो सब्जेक्ट है 1 घंटा आपका जो फर्स्ट पेपर है उसको दीजिए। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एक ही सब्जेक्ट लगातार मत पढ़िएगा। ठीक है, मान लीजिए 2 घंटे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद फिर उसी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मत पढ़िए, अंतराल रखिए। 2 घंटे अगर आपने अपने सब्जेक्ट को दिया है तो 2 घंटे आपको क्या देना, फर्स्ट पेपर को देना। लगातार एक ही सब्जेक्ट अगर पढ़ोगे तो ऊब जाओगे, या कहें जो पढ़ा हुआ है सारा मिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली ध्यान के तो समय के बीच का अंतराल रखें। अगर थक जाते हैं तो ये नहीं कि बैठे रहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप थोड़ा सा कमरे में क्या हो टहल लीजिए। ठीक है, आप टहलते टहलते या फिर थोड़ा सा गाना सुन लीजिए, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश होगा। जैसे आप फ्रेश होते हैं तो क्या करते हैं, पढ़ने के लिए आप बैठ जाइए। देखिए इस भर्ती परीक्षा में अगर मैं बात करूं एक सब्जेक्ट की, तो एक सब्जेक्ट में जो फॉर्म आवेदन किए गए हैं वो 3000 से 4500 के बीच में एक क्या है आपके जो विषय हैं, प्रत्येक विषय में अगर मैं कहूँ 3 से 4500 के आसपास क्या है फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब
इनमें से अगर मैं बात करूं, जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं सिर्फ 1200 बच्चे जो नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनके बीच कंपटीशन होता है, तो यहाँ पर बीच लेके चले कि ये 1500 बच्चे यहाँ पर होंगे जिनके बीच वास्तव ही कंपटीशन होता है और सारे क्या है भीड़ बढ़ाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, तो आराम से हो जाएगा। अगर आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें जॉब करते हैं, ठीक है, और जो अब मान लो अब बहुत ढेर सारी इसमें गृहिणियाँ हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया। मान लीजिए यहाँ पर 3000 लोगों ने फॉर्म भरा, तो इसमें से ये लेके चलिए कि 1200 के आसपास तो गृहिणियाँ ही होंगी, ठीक है। और जो मैं गृहिणियों की बात कर रहा हूँ, जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके बच्चे हो चुके हैं, और उसमें से भी अगर लेके चले कि 1000 के आसपास तुम वो लेके चले कि ऐसे लड़के होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे, क्योंकि नौकरी भी देखनी है, घर भी देखना है, सारा कुछ वो तमाम चीज़ें उसमें समय नहीं दे पाएंगे। तो बचते हैं जो 1500 के आसपास जो बच्चे बचते हैं, तो बेसिकली ही ये जो बच्चे बचते हैं इन्हीं के बीच कॉम्पिटिशन होता है। और क्या होता है, और तो सिर्फ हाँ कि हम भी कुंभ का मेला है, हम भी स्नान करेंगे, वो वाली बात होती है। तो बेसिकली ये कुंभ का मेला मत समझिएगा, ये एक बार कुंभ का मेला कम से कम 12 साल में तो आता है, अब तो ये भी नहीं होने वाला उत्तराखंड में। तो ये लेके चलिए कि अब आपको एक रणनीति के तहत चलना है और ध्यान केंद्रित होकर चलना है। जितने भी भाई बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही करूँगा कि मैं परम पिता परमेश्वर से ये दुआ करूँगा कि जितने भी बच्चे लगन से मेहनत कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन निश्चित रूप में हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न कर पड़े, और एकाग्रचित्त होकर आप लोग क्या करें, पढ़ाई करें। और साथ ही जितने भी भाई बहनों हैं, मैंने जो नोट्स बनाए थे, मैंने कहा था कि अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो आप पहाड़ एजुकेशन क्लासेस करके आप जो आपका टेलीग्राम है वहाँ पर जाइएगा, उसमें बहुत ढेर सारे मैंने मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, उन मॉक टेस्ट को करिए, क्योंकि वो मॉक टेस्ट मैंने खुद ही जो आपके जितने भी पेपर हैं उन पेपरों का क्या है निचोड़ बना के डाले हुए हैं, उनको करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली अब मैं बता देता हूँ कि जब परीक्षा में जब आप पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है, ये आप सभी को पता है, मुझे लगता है कि लोग कहीं भाषण दे रहा है, मैं वो कोई नहीं दे रहा। तो पहले क्या करें, सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट को करें। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर को छोड़ दें, मैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को दें, सब्जेक्ट पे विशेषकर ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट में जब आप करोगे तो उसमें अधिक से अधिक कोशिश कीजिएगा कि नकारात्मक प्रश्न बिल्कुल ना करें, जिससे कि आपको माइनस मार्किंग हो सकती है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। अगर लगता है कि दो प्रश्न जो एक प्रश्न के दो ऑप्शन आपको लगता है कि इसमें 100% 50% है, तो उसमें रिस्क ले सकते हैं। और जिसमें चारों ऑप्शन आपको लग नहीं रहा है कि ये प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ऐसे प्रश्नों को गिव अप कर दीजिएगा, ठीक है। और पहला जो मैंने कहा कि सब्जेक्ट का अगर आपका शानदार हो गया तो फिर आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। एनर्जी आ जाएगी तो आप फर्स्ट पेपर को भी सहूलियत से कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट पेपर अगर आपका मान लीजिए आपके अनुरूप नहीं गया तो आपका क्या होगा, मूड खराब हो जाएगा और परीक्षा का इतना ज़्यादा तनाव आप पे आ जाएगा कि आप जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में भी जो आपकी पकड़ है वो भी कहीं ना कहीं छूटती हुई चली जाएगी। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अधिक से अधिक ये करें कि पहले फर्स्ट पेपर करें, फिर ना सेकंड पेपर करें, फिर आपके फर्स्ट पेपर को आप करिए। तो इससे क्या होगा, तालमेल बना रहेगा, जिससे कि सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाती है। तो दोस्तों इतना ही मैं आपसे लोगों से कहना चाह रहा था। बेसिकली ये वीडियो लेंथी होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आई होप मैं ये दुआ करूंगा कि आप सभी का इसमें सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, और जिससे कि आप शिक्षा विभाग के एक परिवार के सदस्य बन सकें। तब तक के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।